हमारा रोड मैप कैसा रहना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ताकि हम भी 100 में से 100 नंबर लेके आ सके अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी चैप्टर पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हो गया काम खत्म। नहीं, रिकॉर्डेड से कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो ये होता ना यार, सुबह देख लेंगे, अरे शाम को देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर बैकलॉग क्रिएट होता है। कभी कभी आप लो फील करोगे, आप बैड फील करोगे, आपको लगेगा यार कहाँ फंस गया यार, मतलब यही जीवन है, मतलब पढ़ाई करते रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। और बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स में 100 में से 100 नंबर आ जाएं क्लास 12th बोर्ड के अंदर, तो बताओ ना कि हमें क्या चीज को फॉलो करना चाहिए, हमारा रोड मैप कैसा रहना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ताकि हम भी 100 में से 100 नंबर लेके आ सके अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। तो बस ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को देखो और ये जान लो कि क्या मेहनत करनी पड़ेगी ये नंबर पाने के लिए। चलिए, सबसे पहला काम जो आपको सोचना है और जिसके ऊपर अमल करना है वो ये है कि भैया आपका सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है एक चैप्टर से लेके फिर दूसरे चैप्टर पर, दूसरे चैप्टर से लेकर तीसरे चैप्टर पर, और चैप्टर करते करते आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सर ये सिलेबस हमें कब तक कंप्लीट करना चाहिए? बेटे देखो, अभी अप्रैल से लेकर आपने पढ़ाई शुरू करी और जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो मैं मान के चलता हूं 15 फरवरी से होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब आपका जो सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए नवंबर एंड तक। नवंबर एंड तक यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमें तेज भागने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एंड सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड बाय 30th ऑफ नवंबर। इससे पहले कर लोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां तक भी कर लोगे तो काम आपका चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। चैप्टर का सारे चैप्टर खत्म करने हैं, पूरा सिलेबस खत्म करना है, 30 नवंबर की डेडलाइन रख के चलो। बस पहला फोकस सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी चैप्टर पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हो गया काम खत्म। नहीं, जो आपका टीचर आपको सारे सवाल करा रहा है, जो आपको किताब मिली गई दे रखी है, जो आपको डीपीपी देते हैं रोज के रोज, आपको हर चैप्टर के हर सवाल को सॉल्व करना है। ये मतलब होता है सिलेबस खत्म करने का, ठीक है? ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं। पूरा सिलेबस 100% क्लैरिटी के साथ खत्म करना है, पहला फोकस ये है। अच्छा सर इसके बाद हमें किस चीज पर फोकस देना चाहिए? बेटा इसके बाद देना चाहिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन ईच टॉपिक। आपका हर टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए, आपको हर टॉपिक में ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसी चमक, ऐसी पकड़ होनी चाहिए उसके ऊपर कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर टॉपिक, चाहे वो छोटे से छोटा टॉपिक है, चाहे वो बड़े से बड़ा टॉपिक है, चाहे वो बहुत इजी टॉपिक है, चाहे वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, हर टॉपिक हर चैप्टर का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते। तो पहला पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ही नहीं कि ऊपर ऊपर से करेंगे, हर टॉपिक को एक एक ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसका क्लैरिटी लेके आनी है कि मतलब इतना क्लियर हो जाए आपको कि अगर आपको अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना हो ना, अगर आपको अपने दोस्त को पढ़ाना हो तो आप पढ़ा सको। इतनी अच्छी तरीके से वो पकड़ होनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर कि अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ गया ना किसी को कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, गुडविल होती क्या है, अगर मुझे किसी को बताना ही पड़ गया, 100 लोग सामने खड़े हैं और उनके सामने मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उस प्रेजेंटेशन को दे सकूं। इतनी ईमानदारी से हर टॉपिक अगर आपका कवर होगा ना, बस फिर आग लग जाएगी, फिर तो आग लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको रूटीन वर्क रोज कंप्लीट करना है और आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन तो पूरा जोश में पड़े और फिर उसके बाद फुस, फिर 1-2 महीने पता ही नहीं कहां गायब हो गए, फिर वापस उठे और फिर 2-4 हफ्ते पड़े और फिर फुस, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ईजी है। कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे होऊंगा, बड़ा ईजी है कंसिस्टेंट रहना। यार आपकी क्लासेस रोज होती हैं ना, रोज होती है, मान लो
किसी दिन अकाउंट्स की होती है, किसी दिन इकोनॉमिक्स की होती है, किसी दिन मैथमेटिक्स, रोज होती है कोई ना कोई क्लास। बस आपको वो क्लास उसी टाइम पर लगानी है। कोशिश करो लाइव लगाओ, कंसिस्टेंसी लाइव से आती है, रिकॉर्डेड से कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो ये होता ना यार, सुबह देख लेंगे, अरे शाम को देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर बैकलॉग क्रिएट होता है। आपको रोज जो क्लास टीचर ले रहा है कंसिस्टेंटली उस क्लास में आना है, लाइव क्लास अटेंड करनी है और खत्म। बस कोई बैकलॉग नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी तो ऐसी आ गई, बैकलॉग का सवाल ही नहीं खड़ा होता। लाइव आओ, रोज पढ़ो, कहानी खत्म। और स्कूल में भी तो रोज जाते हो कि नहीं जाते? स्कूल में जाते हो ना, क्योंकि वहां जाना अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर मैं यहां पर पीडब्ल्यू को बोलूं आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो बैच ही खत्म कर देंगे आपका, फिर कंसिस्टेंट हो जाओगे। डंडे से कंसिस्टेंसी आती है ना। तो पहला काम कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है रूटीन का रोज का काम, यानी कि जो आपको क्लास में क्वेश्चन कराया गया है वो क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट करना है खुद। मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको, आपने वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेना है, ठीक है। ये रूटीन का काम है। और फिर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है डेली प्रैक्टिस के लिए, आपके पास डीपीपी आई है, चलो डीपीपी लगा लो। और अगर किसी को लगता है सर डीपीपी बहुत ज्यादा होती है, नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, फिर डीपीपी को स्किप कर दो। मैंने जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं वो होमवर्क के क्वेश्चन लगा लो, बस, ठीक है ना। इतने से काम बन जाएगा। रोज लाइव क्लास में आ रहे हो, कंसिस्टेंट, रोज जो मैंने क्वेश्चन कराया वापस 5, 10, 15 मिनट लगा के वही क्वेश्चन को रिपीट कर लो, और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए वो कर लो। अगर किसी बच्चे के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है और अगर उसको लगता है कि यार इतने से मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अंदर से उसको फीलिंग आ रही है कि नहीं यार अभी और भी कुछ करना है, अभी और भूख लगी है, अभी और क्वेश्चन करने हैं, तो फिर कर लेना डीपीपी, कौन रोक रहा है, कर ले, ठीक है ना। तो डीपीपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आती है बात कुछ ऐसी चीजों की जो 100 वाले बच्चे और 60-70 वाले बच्चे में फर्क होता है। वो होता क्या है कि उसकी कैलकुलेशन बड़ी एक्यूरेट होती है, जबरदस्त कैलकुलेशन बड़ी सही होनी चाहिए। अब देखो, मुझे नहीं पता कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, कुछ बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड है, कुछ में नहीं है। मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसका मतलब आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी है। आज तक भी तो मैनुअल कैलकुलेशन करते ही आए हो कि नहीं की? आज तक मैनुअल करी है ना, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी है, मैथ्स में भी तो कैलकुलेशन करते ही हो। तो कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। इसका मतलब आपको जब भी क्वेश्चन कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन उसी तरीके से करो जिस तरीके से पेपर में करोगे। अगर पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, डोंट यूज कैलकुलेटर, ना फोन पे यूज करो, ना कैलकुलेटर यूज करो, नहीं। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर कैलकुलेटर से करो। जो मोड आपका पेपर में चलेगा उसी मोड ऑफ कैलकुलेशन पे आपने फोकस करना है। अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी है तो आप हर क्वेश्चन में मैनुअल करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। और अगर आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। आदत डाल लो। नीट होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन। जब आप एग्जाम में या जब आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं वो बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ लिखा फिर काट दिया, फिर कुछ लिखा फिर काट दिया, गंदा गंदा नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए, नीट होना चाहिए। मतलब पढ़ने में लगे यार, हाँ यार ये तो मतलब ऐसे बच्चे ने किया कि बिल्कुल छापा है उसने, प्रिंट करके लेके आया वो, इतनी साफ सुथरी चीज होनी। मैं ये नहीं कह रहा कि हैंड राइटिंग आप मतलब कैलीग्राफी सीखनी शुरू कर दो और हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी बना लो, उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, हर अक्षर पढ़े जाना चाहिए, जो शब्दों की क्लैरिटी है, जो नंबर्स की क्लैरिटी है वो दिखनी चाहिए, है ना। कैलकुलेशन बिल्कुल साफ सुथरी दिखनी चाहिए, ऐसी नीटनेस होनी चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है ना। एंड लास्ट चीज जो आपको फोकस करनी है किसी भी क्वेश्चन को करने में वो है उसकी टाइम एफिशिएंसी। मतलब अगर एक सवाल 15 मिनट में खत्म होना चाहिए पेपर में, तो आज भी आदत डाल लो कि पूरी अगर ईमानदारी से उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे मेरी क्लास में अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे घर पर बैठ के होमवर्क कर रहे हो, वो क्वेश्चन 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है और उसको 10 मिनट लगने चाहिए तो उसको 10 ही मिनट लगने चाहिए। ऐसी आदत डालने की कोशिश करो। उससे क्या होगा ना कि जब आप 500-700 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट के साथ करोगे ना, तो टाइम मैनेजमेंट की चिंता नहीं होगी कभी पेपर में, क्योंकि आपको पता होगा कि यार हर बार जब मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो इसमें लगभग 15 मिनट लगने चाहिए, इसमें 8 मिनट लगने चाहिए, इसमें 20 मिनट लगने चाहिए। तो ये टाइम एफिशिएंसी ना आज से आप अपनी हैबिट बना लो कि जब कोई क्वेश्चन उठाओगे उसका टाइमर लगा लो कि यार ये क्वेश्चन मुझे 15 मिनट में खत्म करना है, बिल्कुल साफ सुथरा एक्यूरेसी के साथ मुझे 15 मिनट में खत्म करना है, तो 15 मिनट में खत्म होगा।
धीरे धीरे वो आपका एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार मेरा पेपर छूट जाता है, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, पेपर लेंदी लगता है। ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। 100 वाले बच्चे को ना ये प्रॉब्लम नहीं होती कि उसकी कैलकुलेशन खराब है, वो नीट एंड क्लीन नहीं लिख रहा है, उसकी टाइम मैनेजमेंट खराब है। 100 वाले बच्चे को ये प्रॉब्लम आती नहीं है, इसलिए आप हैबिट बना लो इसको। ओके, अब आते हैं, जब आपने सब कुछ कर लिया ना, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको क्लास में भी कराए जाते हैं, मैं भी कराता हूं, आप होमवर्क में भी करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आराम से। उसकी तो प्रैक्टिस स्कूल में भी हो रही है, यहां भी हो रही है। दिक्कत आती है थ्योरी के टॉपिक्स के अंदर। अब ये तो थ्योरी के टॉपिक्स है ना, इसकी ना आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, थ्योरी के टॉपिक्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपसे मैंने डिफरेंस पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस को तो हम ऐसे लिखेंगे ना, बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट। फिर पॉइंट नंबर 1 2 3 4, आपको एक राइटिंग फॉर्मेट पता होना चाहिए कि जब आप कोई क्वेश्चन थ्योरी का अटेम्प्ट करते हो तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। अगर आपसे वो पूछ ले कि व्हाट इज गुडविल या फीचर ऑफ गुडविल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, मुझे पॉइंटर लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट, 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट। आपको पॉइंटर लिखने, जैसे आप बिजनेस स्टडीज वगैरह की प्रैक्टिस करते हो ना लिख के, क्योंकि वहां पे तो सारा थियोरेटिकल पार्ट है लिख के, वैसे ही यहाँ पर थ्योरी को लिख के प्रैक्टिस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज रोज लिखो, नहीं, मैं भी नहीं लिखता। मतलब अगर मेरे से पूछोगे कि थ्योरी को रोज रोज लिख के करो, मैं भी नहीं लिखूंगा, मैं अपने बच्चे को भी नहीं बोलूंगा कि रोज लिखे। बट मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, एक चैप्टर को आपने कंप्लीट कर दिया है, तब आप उसके जितने थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, एटलीस्ट जो आपको किताब हमने दी है, जो हमने नोट्स दिए हैं, उसमें आपको बता रखा है कि यार ये थ्योरी आती है, तो ये थ्योरी के पार्ट या जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी आप प्रैक्टिस लिख कर लो। बस एक आधी बार कर लो हर चैप्टर की। फिर जब पेपर आएंगे आपके, जैसे यूनिट टर्म आते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वगैरह आता है ना, तो तब आप एक बार लिखकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो लिखना आ जाएगा आपको, थ्योरी कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो आ जाएगा। लास्ट में आता है कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्या होगा। अब हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, मतलब जब आपका स्कूल पेपर लेगा, फिर टर्मिनल, फिर प्री बोर्ड लेगा ना, फिर जाओगे ना बोर्ड में, तो हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम में जब आप किसी भी क्वेश्चन को पकड़ोगे ना, यार ये क्वेश्चन हमें करना है, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखो कि क्वेश्चन तुमसे मांग क्या है। अब मान लो क्वेश्चन है, तुमको पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे मांगा है सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब आपको एक गंदी आदत है ना, जो मैंने डाल दी है कभी कभी, कि मैं कहता हूं कि यार जब एक क्वेश्चन को आप कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसकी जर्नल एंट्री भी करके देख लो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लो, पार्टनर कैपिटल भी बना लो, बैलेंस शीट भी बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लो। सब कुछ करा दिया हमने, लेकिन पेपर में सारी चीजें नहीं पूछता है। पेपर में शायद वो आपसे बैलेंस शीट मांगेगा ही नहीं, आपसे सिर्फ वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मांग ले, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मांग ले। तो आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन मेरे से मांग क्या है। अगर आप एक्स्ट्रा करोगे ना तो नंबर तो मिलने नहीं, शायद नंबर कटेंगे भी नहीं, एक्स्ट्रा करने से नंबर कटेंगे नहीं, और एक्स्ट्रा मिलेंगे भी नहीं, तो फायदा क्या हुआ, बल्कि टाइम का नुकसान कर बैठोगे, टाइम खराब हो जाएगा वहां पर, है ना। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट फोकस आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि क्वेश्चन मेरे से क्या मांग रहा है, एंड स्टिक टू दैट ओनली। सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट मांग ही नहीं रहा है तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं वहां पर बैठ के बैलेंस शीट बनाने बैठ जाऊंगा, नहीं करना। फोकस ओनली ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तभी तो आपका टाइम प्रॉपर यूटिलाइज होगा, नहीं तो टाइम की कमी पड़ जाएगी वहां पर और एक्स्ट्रा कुछ मिलने नहीं वाला है। ओके सर, अब आती है कि सर आपने बोला था कि सिलेबस खत्म कर लो 30 नवंबर तक। मैंने आपको बोला 30 नवंबर तक आप कोशिश करो सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है, कर लिया सिलेबस खत्म। अब सिलेबस खत्म करने का मतलब यह भी था कि आप यहां पर चैप्टर वाइज रिवीजन भी करते चले जाओ, चैप्टर वाइज रिवीजन भी करते चले जाओ। यानी कि जैसे आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया ना, चैप्टर 1 खत्म हो गया, आप चैप्टर मान लो 3 चल रहा है, तो चैप्टर 1 की रिवीजन खत्म करो, चैप्टर 1 अपने तरफ से खत्म कर लो, उसको रिवाइज कर लो। डोंट वेट
कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा फिर मैं एक चैप्टर को रिवाइज करूंगा, नहीं, तब तक बहुत लेट हो जाता है, वो चैप्टर बहुत पुराना हो जाएगा नहीं तो चैप्टर 1 यहां पर खत्म हुआ, थोड़े दिन की छुट्टी लो, मतलब ब्रेक, नया चैप्टर चल रहा है, अब वापस जाओ पुराने चैप्टर नंबर 1 पर, उसके सारे क्वेश्चन देखो, सारे, एक एक क्वेश्चन उठाना, एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को उठाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जब आप हर एक क्वेश्चन को करोगे ना, जैसे कि मान लो आपने चैप्टर 1 उठाया, चैप्टर 1, अब चैप्टर 1 में मान लो 80 क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 1 में मान लो 80 क्वेश्चन है, जो मैंने सारे आपको करा दिए, ये 80 के 80 क्वेश्चन आप करोगे, खुद करोगे भाई, खुद 80 के 80 क्वेश्चन। चैप्टर वाइज रिवीजन का मतलब क्या है, पूरे चैप्टर में जितने भी सवाल थे एक बार फिर से करोगे। एंड मजे की बात यह है कि आप यहां पर लिखोगे 1 2 3 4 करते करते 80, जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, अगर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है उसके आगे क्रॉस लगा देना। क्रॉस लगाने का मतलब है कि अब अगली बार जब मैं रिवीजन करूंगा मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी था, ये मेरे से हो गया है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कट जाएंगे। कटने का मतलब क्या है कि अब इसकी सेकंड रिवीजन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये तो मेरे से क्लास में भी हो गए थे, ये मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन करी तो मेरे से चैप्टर वाइज रिवीजन में भी हो गए, तो ये क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल तैयार है, इस क्वेश्चन की मुझे कोई रिवीजन, फर्दर रिवीजन नहीं चाहिए, इसको काट देना यहां से। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, मान लो 65 नंबर क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो शायद मुझे भूल जाए, या इसकी मुझे रिवीजन तो पक्का पक्का करके जानी है, तो इसके आगे ना स्टार लगा देना। स्टार लगाने का मतलब है कि जब अगली बार रिवीजन करोगे तो ये क्रॉस वाले क्वेश्चन को तो देखोगे भी नहीं, देखना भी मत, इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चन को मार्क करा है, स्टार वाले क्वेश्चन को देखना है बस। नेक्स्ट रिवीजन जब दोगे 3 महीने 4 महीने के बाद, टर्मिनल के लिए, प्री बोर्ड के लिए जब रिवीजन दोगे, तो सिर्फ 65 नंबर क्वेश्चन के आगे स्टार लगाए, तो मैं सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चन करूंगा। ऐसे करते करते ना ये 80 में से मुझे ऐसा लगता है कि 30 to 35% क्वेश्चन के आगे स्टार लगेगा, 20-22 क्वेश्चन बचेंगे आपके पूरे चैप्टर में जिसको आप अगली बार रिवीजन करके जाओगे, बाकी सारे कट जाएंगे। ये चैप्टर वाइज रिवीजन का मतलब है। तो फिर तब कभी भी मुझसे ये नहीं पूछोगे सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, कौन सा मैं पेपर में करके जाऊं। भाई तूने खुद ही तो सारे क्वेश्चन किए थे और खुद ही क्वेश्चन करते समय तूने स्टार लगा दिए थे, बस यही तो करके जाने हैं, खत्म हो गई रिवीजन, बाकी सारे क्वेश्चन काट दिए। ये काम है आपका चैप्टर वाइज रिवीजन। 30 नवंबर तक चैप्टर वाइज रिवीजन चलेगी ना आपकी, चलो 30 नवंबर तक नहीं चलेगी तो 31 दिसंबर तक चैप्टर वाइज रिवीजन चलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज रिवीजन थोड़ा आगे भी चलेगी ना, सिलेबस यहां खत्म होगा तो इसकी रिवीजन आगे चलेगी, तो 31 दिसंबर तक आपकी चैप्टर वाइज रिवीजन भी चलनी चाहिए। ठीक हो गया। अब लास्ट आता है कि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब क्या करेंगे, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक हम क्या करेंगे, क्योंकि 15 फरवरी से आपके बोर्ड शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा स्टेट बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है ना, कौन सा बोर्ड है, मैं मान के चलता हूं 15 फरवरी से आपका बोर्ड शुरू हो जाएगा। तो आपको रिवीजन के अंदर क्या करना चाहिए, जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि अब आपको सैंपल पेपर लगाने हैं। तो दिसंबर के बाद आती है बात सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर बेटे इससे पहले लगाने की कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तूने चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करी है, जब तेरे सारे टॉपिक तूने रिवाइज नहीं किए, सैंपल पेपर कर क्या लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सैंपल पेपर चाहे पहले आ भी जाए ना मार्केट में, रिलीज भी हो जाए, आपको सैंपल पेपर को हाथ भी नहीं लगाना है। हाथ कब लगाना है सैंपल पेपर को, 1 दिसंबर के बाद। मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है हमेशा, 1 दिसंबर के बाद मुझे सैंपल पेपर लगाना है, क्योंकि सैंपल पेपर मेरे लिए 2 काम करता है। सैंपल पेपर मेरी एक्यूरेसी को चेक करता है, ये चेक करता है कि क्या मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्यूरेसी, सारे क्वेश्चन तो तभी आएंगे ना जब सारे चैप्टर रिवाइज किए होंगे, और सारे चैप्टर के अंदर थ्योरी भी रिवाइज होगी, क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे, तभी तो तू सैंपल पेपर में अपनी एक्यूरेसी को चेक कर पाएगा। एंड सैंपल पेपर का जो दूसरा पर्पस होता है, दूसरा पर्पस वो होता है स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। अब मैंने जब तेरे को बोला कि पूरे साल जब भी क्वेश्चन लगाएगा वो टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाएगा, तो
जब तेरी आदत ही बन चुकी होगी ना कि 15 मिनट का क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म हो रहा है, 5 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट में ही खत्म हो रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है, तो स्पीड भी मैनेज हो जाएगी तेरी। 3 घंटे का पेपर 3 घंटे से पहले खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल आदत डली है। और वो एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी सैंपल पेपर के अंदर, क्योंकि तूने सारे चैप्टर रिवाइज कर रखे। तो यहां इस टाइम पर तुम्हारे को सैंपल पेपर चाहिए, इस टाइम पर तुम्हारे को रिवीजन टेस्ट पेपर चाहिए, वो 3-3 घंटे वाले रिवीजन टेस्ट पेपर, और इस टाइम पर आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस चेक करने हैं। पहले चेक करके कुछ नहीं होता, पहले तो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, कंटेंट समझ रहे हैं, हर टॉपिक के अंदर क्लैरिटी मांग रहे हैं। पहले 5-7-8 महीने तो सिलेबस कंप्लीट करने पे लगाओ। उसके बाद टेस्टिंग जब आएगी ना, आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनेगी आपकी, उस स्टेज पर आपको सैंपल पेपर चेक करना है, रिवीजन टेस्ट पेपर लगाना है। उस टाइम पर आपको पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखने हैं। ये फेज में, ये कौन सा फेज है? रिवीजन का फेज। इसमें कितने महीने आ रहे हैं? 2.5 महीने। कैसे? दिसंबर का महीना आ रहा है इसके अंदर, जनवरी का महीना आ रहा है इसके अंदर, और 15 दिन आ रहे हैं फरवरी के। ये जो 2.5 महीने का काम है वो आपका रिवीजन का काम है। इसका मतलब जो कुछ आपने 8 महीने में सीखा है, 8-9 महीने में, उसको समेटने का काम है, उसको संभालने का काम है, उसको कवर करने का काम है 2.5 महीने। और यही वो टाइम है जिसमें आपका प्री बोर्ड भी हो रहा होगा, किसी का सेकंड टर्मिनल भी हो रहा होगा, दिसंबर में होता है नॉर्मली, और जनवरी में प्री बोर्ड होता है। तो इसी टाइम पर आपका प्री बोर्ड, टर्मिनल, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड हो रहा है। इसी टाइम पर आपके वो जो इंटरनल असेसमेंट होती है ना, वाइवा होते हैं जो 20-20 मार्क्स के, वो वाइवा का टाइम भी इसी टाइम पर चल रहा है। तो ये वो एप्रोप्रिएट टाइम है जहां पर आप टेस्टिंग फॉर्मेट पे होंगे, सारा टेस्ट चल रहा होगा आपका, रिवीजन चल रही होगी और सैंपल पेपर वाला काम चल रहा होगा। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपको मैक्सिमम टेस्टिंग करनी है अपनी एक्यूरेसी और स्पीड की। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पूरे साल भर आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहोगे। कभी भी मन में डाउट आता है ना, देखो डाउट तो देखो आना है, ऐसा नहीं कह सकता कि मतलब तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर डाउट ही नहीं आएगा कभी। आपके अंदर डाउट आता है, पर आपको वो हावी नहीं होने देना मन के ऊपर। आपको अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना है। मतलब ठीक है, कभी कभी आप लो फील करोगे, आप बैड फील करोगे, आपको लगेगा यार कहाँ फंस गया यार, मतलब यही जीवन है, मतलब पढ़ाई करते रहे, ऐसा आता है मन में। कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, छुट्टी ले लो, चिल, घूमने चले जाओ, ठीक है, आराम करो, सो जाओ। पॉजिटिव रखना है माइंडसेट को, ठंडा रखना है दिमाग को। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, हम भी इंसान हैं, कभी कभी लो फील करते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, बुक बंद करो, सो जाओ, घूमने चले जाओ, 5-7-10 दिन की ब्रेक ले लो। कुछ नहीं बिगड़ता तुम्हारा लाइफ में, कुछ नहीं बिगड़ेगा। माइंडसेट रिफ्रेश करो, फुल एनर्जी के साथ वापस आओ, पॉजिटिव माइंड के साथ बैठोगे और फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बिलीफ, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। 100 में से 100 नंबर लेना कोई बहुत बड़ा चैलेंज थोड़ी है। अपने आप को बस ये बोलो, अगर तू कर सकता है अगर तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अपने टीचर को बोलो, अगर टीचर आपने 100 में से 100 ले लिए थे तो मैं भी ले लूंगा। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी तोप है, एग्जाम ही तो है। जब मुझे सब कुछ आता है, सारे क्वेश्चन आते हैं, सारी कैलकुलेशन सही है, टाइम मैं प्रॉपर मैनेज कर पा रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी मेरी हर पेपर में आ रही है, तो 100 में से 100 नंबर लेना कौन सा रॉकेट साइंस है, मैं भी ले लूंगा। अरे हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यार मैं भी करके आऊंगा, मेरे पे पूरे नंबर आएंगे। बस यही चीजें हैं जो आपको 80-90% वाले बच्चे को 100% तक लेके जाती है, बस। और कोई रेसिपी नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, बस यही है जर्नी 80-90 से 100 तक की। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ज्ञान की बातें मिली होंगी, और आप भी बिल्कुल तैयार होंगे, हम भी 100 में से 100 ले सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।